हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ़िरोज़ शाह तुगलक और तिमूर के इन्वेज़न के बारे में देखा था। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी आती है और सैयद डायनेस्टी के बाद में लोधी डायनेस्टी आती है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमें पढ़ने के लिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमें सम अप करना है दिल्ली सल्तनत को। बाद में हम सैयद डायनेस्टी के बारे में और लोधी डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं डेक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि क्यों दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन और डेक्लाइन हुआ था। सबसे पहली चीज़ है इंटरनल रिबेलियंस। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे रिबेलियंस होते थे नोबल्स के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक किसी पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करता था और रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता था। तो बहुत सारे रिबेलियंस हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दूसरा, साउथ में रिबेलियन होता है, साउथ इंडिया में, और बहुत ही सीरियस रिबेलियंस होते हैं साउथ इंडिया में। और मोहम्मद बिन तुगलक इस रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए साउथ की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन उसकी आर्मी में प्लेग फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी 2/3 आर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही सुल्तान वापस लौटता है तो हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई साउथ में रिबेलियन कर देते हैं और ये विजयनगर एम्पायर की स्थापना कर देते हैं साउथ में। इसके अलावा डेक्कन में कुछ नोबल्स दौलताबाद के पास में एक प्रिंसिपैलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं जो कि बहामनी एम्पायर में एक्सपेंड करती है। तो विजयनगर और बहामनी, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं दो, ये एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। विजयनगर और बहामनी किंगडम हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे, वो अपनी अथॉरिटी को केवल उन्हीं एरिया पे असर्ट करता था जहाँ पर वो इजीली एडमिनिस्टर कर सके। यानी कि केवल उन एरिया पे अथॉरिटी असर्ट कर रहा है जिन एरिया को एडमिनिस्टर करना इजी है सेंटर से। तो ये कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता है कि डेक्कन या साउथ के ऊपर अपनी अथॉरिटी को असर्ट करे। तो अब डेक्कन में और साउथ में जो दिल्ली सल्तनत का जो कंट्रोल है वो अब लूज़ होता जाता है। इसके बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक एक डिस्टिंग्विश मिलिट्री लीडर भी नहीं था। इसने बंगाल के अंदर 2 कैंपेन्स को लीड किया था, लेकिन दोनों ही कैंपेन्स को ये हार जाता है। उड़ीसा में जाजनगर एक जगह है, इसको प्लंडर करता है ये, लेकिन इसको एनेक्स नहीं करता है। तो आप ये देख रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट में हमने बताया कि केवल उन्हीं एरिया को पे अथॉरिटी असर्ट कर रहा है जहाँ से इसे लगता है कि उन एरिया को एडमिनिस्टर करना ईजी है सेंटर से। तो इसीलिए जाजनगर को प्लंडर तो करता है लेकिन उसे एनेक्स नहीं करता है। तो अभी हमने देखा कि इंटरनल रिबेलियंस देखने को मिल रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे। विजयनगर और बहामनी किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। फ़िरोज़ शाह तुगलक अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं करता है उन एरियाज़ में जिनमें डिफ़िकल्ट है एडमिनिस्ट्रेशन करना, और डेक्कन और साउथ में कोई भी अटैम्प्ट ही नहीं करता है कि वहाँ पर अपनी अथॉरिटी को असर्ट करे। फ़िरोज़ शाह तुगलक एक डिस्टिंग्विश मिलिट्री लीडर भी नहीं है। जाजनगर में प्लंडर करता है लेकिन उसे एनेक्स नहीं करता है। बंगाल में एक्सपीडिशंस करता है लेकिन वहाँ पे हार जाता है, और इस तरीके से बंगाल जो है सल्तनत से अलग हो जाता है। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक के बहुत ही नैरो व्यू थे। लिमिटेड नेचर ऑफ स्टेट देखने को मिलता है हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में। जैसे कि इसने बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जिन्हें बैन करवा दिया था, जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियन समझते थे कि वो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है। जैसे कि जो मुस्लिम वुमेन है वो संत की ग्रेव्स पर जाकर प्रे करती थी, तो इसको बैन करवा दिया गया था फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये अन इस्लामिक प्रैक्टिस है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने प्रोहिबिट कर दिया मुस्लिम वुमेंस को कि वो अब
संत की ग्रेव्स पर जाकर वर्शिप नहीं कर सकती। इसके अलावा जो मुस्लिम सेक्ट्स हेट्रिकल समझी जाती थी, उन मुस्लिम्स को परसिक्यूट करवाया फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया गया। पहले जजिया लैंड रेवेन्यू के साथ में कलेक्ट किया जाता था, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया गया। ब्राह्मण को इसने जलवा दिया था, जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि वो लोगों को प्रीच कर रहा था और ऐसा कहा गया कि ये शरिया कानून के ख़िलाफ़ है। तो शरिया कानून के ख़िलाफ़ था और ब्राह्मण प्रीच कर रहा था लोगों को, तो इसलिए इसने ब्राह्मण को जलवा दिया था। तो ये देख रहे हैं कितने नैरो व्यूज़ हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के। इसके अलावा डॉरी देता था ये गरीब लोगों की लड़कियों को, और ये मुस्लिम्स के लिए था बेसिकली। फ्री हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करवाया था इसने दारुल शफ़ा दिल्ली में। तो ये मेजर्स थे केवल मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स को हेल्प करने के लिए। तो ये दिखाता है कि नैरो व्यूज़ थे फ़िरोज़ शाह तुगलक के, लिमिटेड नेचर था स्टेट्स का। इसके बाद जो स्लेव्स थे फ़िरोज़ शाह तुगलक के, फ़िरोज़ की डेथ के बाद में जो सुल्तान महमूद था, जो कि फ़िरोज़ का बेटा था, वो अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है इन स्लेव्स की हेल्प पे। तो अब आप देख रहे हैं कि अब स्लेव्स जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब स्लेव्स के हाथ में बागडोर आ गई है। और ये स्लेव्स कहाँ से आते थे? जब भी कहीं पर एक्सपीडिशन होता था तो वहाँ के लड़कों को बुलाकर एज अ स्लेव प्रेजेंट किया जाता था सुल्तान के सामने, फ़िरोज़ शाह तुगलक के सामने। और इन्होंने रॉयल कारखाना बनवाए थे उनके लिए, जहाँ पर इन लड़कों को ट्रेन किया जाता था। और यही स्लेव्स अब आगे जाकर किंग मेकर का रोल प्ले करने लग रहे हैं। इसके बाद नोबल्स और आर्मी। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्किल्ड लोगों को गवर्नमेंट में हाई पोस्ट दी जाती थी, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या कर दिए, हेरिडिटी रिफॉर्म्स लेके आया, नोबिलिटी में भी और आर्मी में भी। तो हमने देखा था कि अगर कोई नोबल की डेथ हो जाती है तो उसका बेटे, उसकी पोजीशन उसके बेटे को मिलती है। आर्मी में पुराने सोल्जर्स को रिटायर करके उनके बच्चों को रिक्रूट किया जाता है। तो ये हेरिडिटी रिफॉर्म्स करे थे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नोबल्स और आर्मी में, जिसकी वजह से आर्मी और नोबिलिटी क्या हो गई, इनएफिशिएंट हो गई। अब वो एफिशिएंट नहीं रह गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे सुल्तान जो है वो एक स्मॉल एरिया में कन्फाइन होके रह जाता है। फाइनली 1398 में तिमूर का इन्वेजन होता है और तिमूर जो है तुगलक के जो लास्ट राजा थे नसीरुद्दीन महमूद, उन्हें हरा देता है और खिज़र खान को अपॉइंट कर देता है एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। और खिज़र खान 1414 में जाकर सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है। तो ये रीजंस थे, डेक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंटरनल रिबेलियंस मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, विजयनगर और बहामनी किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फ़िरोज़ के कुछ रीजंस कि वो मिलिट्री लीडर डिस्टिंग्विश नहीं था और उसके कुछ जो उसने स्टेप्स लिए थे कि अथॉरिटी असर्ट नहीं करता था, नैरो व्यूज़ ऑफ फ़िरोज़, रोल ऑफ स्लेव्स, नोबल्स और आर्मी में जो उसने हेरिडिटी रिफॉर्म्स किए थे उसकी वजह से आर्मी और नोबिलिटी इनएफिशिएंट हो गई। और फाइनली तिमूर का इन्वेजन हमें देखने को मिलता है 1398 में। इसके बाद सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी टर्किश सुल्तान्स थे वे अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ फेथफुल कहते थे, दैट इज़ ऑफ एबेसिड कैलिफेट एट बगदाद। तो अपने आप को बताते थे कि वो एबेसिड कैलिफेट जो कि बगदाद में है उसके प्रति सारे सुल्तान जो हैं वो फेथफुल हैं, सुल्तान फेथफुल है। और इनके नाम पर खुतबा जारी करते थे फ्राइडे प्रेयर्स में। तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो कैलिफ हैं ये एक लीगल रूलर बन गए हैं, कैलिफ केवल एक मॉरल पोजीशन थी। तो इनकी जो सुप्रीम पोजीशन है उसको प्रोक्लेम
करने के बाद में सुल्तान यही बताना चाहते थे कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का पार्ट हैं। तो द मोस्ट टर्किश सुल्तान डिक्लेयर्ड देमसेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल दैट इज ऑफ अब्बासिड कैलिफेट एट बगदाद एंड इंक्लूडेड हिज नेम इन खुतबा इन फ्राइडे प्रेयर्स। It didn't mean that the caliph became the legal ruler. Caliph had only moral position, and by proclaiming his supreme position, the sultans were only proclaiming that they were part of Islamic world. जैसे कि एग्जाम्पल है बलबन जो थे, बलबन ने अपने आप को कंसिडर करा था एज अ शेडो ऑफ गॉड एंड डिवाइन ओरिजिनलिटी। ये बलबन ने अपने आप को कंसिडर करा था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दे रिसीव द लेटर ऑफ परमिशन फ्रॉम कैलिफ, कैलिफ से लेटर ऑफ परमिशन लेते हैं। तो सुल्तान की जो पोजीशन थी वो सुप्रीम थी, सुप्रीम पॉलिटिकल पोजीशन थी सुल्तान, और लीगल अथॉरिटी इनके पास में थी। सुल्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी और स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे। सुल्तान जो है मिलिट्री फोर्स के कमांडर इन चीफ भी थे, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस की भी थी। और इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए ये जजेस को अपॉइंट करते थे। बट अगर जजेस के आगे जाकर किसी को अपील करनी है तो सुल्तान भी एज अ कोर्ट एक्ट करते थे। जैसे कि बलबन के समय में बड़ा फेमस था कि वो जस्टिस बहुत अच्छा करते थे, और अपने रिलेशंस या हाई ऑफिसर जो स्टेट के थे उनको भी स्पेयर नहीं करते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ये चीज़ जो है रिलीजियस क्लास में भी अप्लाई कर दी थी, यानी कि उलेमास के ऊपर भी अप्लाई करती थी। इससे पहले जो उलेमास को एक्सेम्प्ट किया जाता था फ्रॉम हार्श पनिशमेंट, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हार्श पनिशमेंट, बट मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ये रिलीजियस क्लासेस उलेमास पर भी लगाती थी। और इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिबेलियंस होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, ज़्यादातर जो सुल्तान थे वो टर्किश ओरिजिन के थे। तो ये हमने आज डेक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत देखा और सुल्तान के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे दिल्ली सल्तनत की। देन वी विल सी द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पीजेंट्स एंड रूरल गैलरी यानी कि फार्मर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स, सोसाइटी एंड कस्टम्स, नेचर ऑफ स्टेट, रिलीजियस फ्रीडम अंडर सल्तनत, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और टैक्स। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।